Hello friends, I am Himanshu and we are again in this video. The series we started last time on electrostatics. So this is our second video. तो आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दूसरे वीडियो में, जो कि लास्ट टाइम पे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और हमने कहा था जो चार्ज होते हैं, एक चार्ज दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके थे और चार्ज की प्रॉपर्टीज को समझ चुके थे। अब वो जो अट्रैक्ट या रिपेल करता है, कितना अट्रैक्ट करता है, कितना रिपेल करता है, कितनी क्वांटिटी में करता है, उसको अगर आप मेजर करना चाहें तो कैसे उसे मेजर करें। तो ये एक प्रॉब्लम रही और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कुछ टाइम के बाद में, लगातार जब प्रयास चलते रहे तो सन 1785 में यहाँ कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और उन्होंने क्या किया, दो चार्जेस एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं उसको कैलकुलेट किया। उन्होंने यूज किया था टॉर्जन बैलेंस का। तो टॉर्जन बैलेंस का यूज करके उन्होंने 1785 में दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के लिए एक फॉर्मूला बनाया था। तो आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और उसी को हम कहते हैं कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये देखिए हमारे पास सपोज दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है हमारा Q2। ठीक है, ये दो चार्जेस हैं और ये दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं, सपोज एक दिस इज एट पॉइंट A एंड दिस इज एट पॉइंट B। ये दोनों चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं। सपोज दीज आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से R दूरी पे रखे हुए हैं। तो अब ये दोनों चार्जेस हम देख रहे हैं Q1 और Q2, जो कि A और B पॉइंट पर हैं। इस तरीके से हम एक लाइन से उनको मिला लेते हैं। ठीक है, अब आप यहां पे समझ सकते हैं ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये आप लोग पहले से समझते हैं। लेकिन अब वो कितना अट्रैक्ट और कितना रिपेल करेंगे, इसके बारे में क्या किया, कूलाम ने इस लॉ को बनाया और उन्होंने कैलकुलेट किया। तो उन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट में टॉर्जन बैलेंस का जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो फोर्स है, जो लगने वाला फोर्स है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। यानी कि उनका चार्ज अगर आप बढ़ा देते हैं तो जो फोर्स की क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम Q1 को बढ़ा दें, Q1 को हम 2 टाइम्स कर दें तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम Q2 को बढ़ा दें तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि चार्ज जितने पावरफुल होंगे, जितने ज्यादा होंगे, वो उतना ही ज्यादा क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो हम लोग समझ सकते हैं, सो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो अगर हमने Q को 2 गुना किया तो फोर्स 2 गुना हो जाएगा, Q2 को 2 गुना किया तो भी फोर्स 2 गुना होगा। अगर दोनों को 2 गुना किया तो फोर्स हमारा 4 गुना हो जाएगा। एक बात तो ये है। अब देखिए ये तो दो चार्जेस इतना फोर्स लगाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस। अब एक दूसरी चीज यहां पे फैक्टर करती है, वो है उनके बीच की दूरी, उनके बीच की डिस्टेंस, उन्हें एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा गया है। तो सपोज ये R डिस्टेंस पे रखे गए हैं। अब एक छोटी सी चीज आप समझ सकते हैं, आप है और आपका एक प्रिय मित्र है, आप लोग कक्षा में बहुत अच्छे साथी थे, एंड अभी आप लोग कक्षा 12वीं के छात्र हैं। तो आपने कक्षा 10 में साथ में पढ़ा था, बहुत एकदम खास मित्र थे। और अभी आपका एक मित्र 11th में कहीं दूसरी जगह चला जाता है पढ़ने के लिए। तो पहले आप दिन भर बातें किया करते थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। लेकिन जब एक दूसरे से दूर आप चले जाते हैं, तो जब आपका मित्र आपसे दूर चला गया तो क्या होता है, अब आपकी डेली बात होना क्या हो गई, बंद हो गई। और एक समय के बाद क्या होता है कि आपको यहाँ नए मित्र मिल जाते हैं, उस मित्र को वहां दूसरे दोस्त मिल जाते हैं। तो आपके बीच का जो एक बॉन्ड था वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आपका जो अट्रैक्शन हो, एक तरह से कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो कम हो जाता है। आप मित्र रहते हैं लेकिन आप उतने संपर्क में नहीं रहते। तो वही स्थिति चार्जेस के साथ भी होती है। जब वो नजदीक होता है, जब वो नजदीक होता हो तो ज्यादा फोर्स लगाता है, लेकिन जैसे ही वो दूर जाता है तो उसका फोर्स का अट्रैक्शन भी क्या होता है, कम होने लग जाता है। उनका अट्रैक्शन भी कम होने लग जाता है और रिपल्सन भी कम हो जाता है। क्लास में जब दो बच्चों की लड़ाई होती है तो टीचर उनको दूर दूर बिठाते हैं। क्यों बिठाते हैं, कि उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाए, क्योंकि डिस्टेंस होने से उनका रिपल्सन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो लड़ेंगे झगड़ेंगे भी नहीं। तो सेम वही चीज चार्ज के साथ होती है, क्योंकि चार्ज भी हमारे बीच में मौजूद है। तो चार्ज क्या करता है, उनके बीच की दूरी जितनी बढ़ती जाएगी फोर्स भी उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घट रहा है, डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, और फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि एक के बढ़ने से जब दूसरी चीज घटती है तो हम कहते हैं ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वी कैन से F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि इसके कारण इस पे भी फोर्स लग रहा है और इसके कारण इस पे भी फोर्स लग रहा है, इसलिए 1/R²। तो ये इक्वेशन 1 हो जाती है और ये इक्वेशन 2 हो जाती है। अब हम दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो हमारा जो फोर्स हो जाता है दैट इज प्रोपोर्शनल। जब हम प्रोपोर्शनल को एक साथ मिलाते हैं तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये Q1 Q2 और
1/r² है तो उसके अपॉन में आगे आ जाएगा 1/r²। तो Q1 Q2 अपॉन r² सीधे सीधे हो जाता है। जब हम प्रोपोर्शनल को यहाँ पे हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल को जब भी हम हटाते हैं, आप लोग जानते हैं प्रोपोर्शनल को हटाने से वहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहां पे हमारा जो कांस्टेंट है हम लिख लेते हैं K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो हमारा K है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये प्रोपोर्शनैलिटी को दिखाने वाला क्या है, कांस्टेंट है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में ये चार्ज रखे गए हैं, ये चार्ज कहां रखे गए हैं, ये चार्ज वैक्यूम में रखे गए हैं, ये चार्ज एयर में रखे गए हैं, ये चार्ज वाटर में रखे गए हैं, ये चार्ज या कहीं और रखे गए हैं। तो उस मीडियम पे डिपेंड करेगी K की वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम जरा और ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, इस K की वैल्यू आगे जाके कितनी होती है। तो आगे जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो वहां जाके पता लगा जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0। तो अब ये जो K की वैल्यू है, इस वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0 की, जब इसमें एक चीज और आप देख रहे होंगे ε0, ये भी समझना जरूरी है। ये ε0 क्या है, दिस इज ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो फ्री स्पेस होती है उसकी परमिटिविटी, क्योंकि अभी हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, हमने दोनों चार्जेस को एयर में रखा, जमीन पर रखा है तो बीच में क्या है, एयर है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब वो फ्री स्पेस कितना परमिट कर रहा है उसको जाने को, चार्ज के फोर्स को कितना परमिट कर रहा है, परमिट मतलब कितनी परमिशन दे रहा है, तो ये उसकी वैल्यू है। और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू होती है, आपकी ε0 की। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये तो आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब इसके बेस पे आप K की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि जब ε0 की वैल्यू को आप यहां रखेंगे तो 4 की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 रख सकते हैं, 22/7 कुछ भी रख सकते हैं। ε0 की वैल्यू रखेंगे तो वहां से जाकर के हमारी K की वैल्यू निकलती है, और ये वैल्यू निकलती है 9 × 10⁹। और इतना क्या, क्योंकि ये अपॉन में था, ε0 यहां पे क्या था, अपॉन, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, इनकी कोई यूनिट होगी नहीं, यूनिट केवल किसकी होगी, ε0 की। तो इसकी यूनिट जो होगी, ये जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो ये जो न्यूटन मीटर पहले अपॉन में था, ये कहां जाएंगे, ऊपर। तो अब इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ K। ठीक है, इस यूनिट को हम यहां से भी डायरेक्टली निकाल सकते थे। इसको निकालने का दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरे को आप इस साइड ले आए, इसको जब आप इस साइड ले आएंगे तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्वल टू हो जाएगा FR² अपॉन Q1 Q2। F क्या होता है, फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। R क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर, और मीटर का क्या होना, स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अपॉन चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, ये भी कूलाम, ये भी कूलाम, तो अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो यही यूनिट मैंने आपको यहां पे निकाल के दिखा दी। ठीक है, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। और इसको अगर हम थोड़ा और स्टैंडर्ड तरीके से लिखना चाहें तो हम इसको लिख लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और C को जब ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर हम क्या लिखेंगे, -2। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कूलाम्स लॉ आया था, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ये लॉ हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। इस लॉ को थोड़ा मैं अगर और अच्छे ढंग से आपके सामने लिखने की कोशिश करूं तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r² जो था, यहाँ पे K की वैल्यू को हम यहां से लिख लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने कितनी बताई आपको, इसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई। आप ये भी लिख सकते हैं सीधे सीधे, जब आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वैसे फॉर्मूले का स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपके पास है। वेक्टर में हम आगे पढ़ेंगे, इसको वेक्टर नोटेशन क्या होगा। फिलहाल मैं इसकी सीधे वैल्यू लिख के अगर यहाँ पे दिखाऊं तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। अब इस फॉर्मूले में आप रख के, अगर आपके पास Q की वैल्यू दी हुई है, दोनों चार्जेस की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं उन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था किसके बारे में, कूलाम्स लॉ के बारे में, जो कि कूलाम ने निकाल करके हमें दिया था। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ इसमें कुछ है नहीं, ये आप समझ चुके होंगे। और यहां से हम एक चीज और बता सकते हैं, यहां से हम कूलाम की डेफिनेशन दे सकते हैं। चार्ज की जो यूनिट होती है कूलाम, तो कूलाम की डेफिनेशन हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे Q1 की वैल्यू को रख लेते हैं 1 कूलाम, Q2 की वैल्यू को रख लेते हैं 1 कूलाम। ठीक है,
आर को भी रख देते हैं 1। अगर दोनों चार्जेस को हमने 1 मीटर की दूरी पे रखा है तो अपॉन में आर क्या हो गया 1। अब 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 से डिवाइड कुछ होता है नहीं, तो ये 1 हो जाएगा, ये सारा 1 हो जाएगा। तो हमारा फोर्स क्या निकल जाएगा, F इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ और ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1। हमारा फोर्स क्या निकल जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। इतना हमारा फोर्स निकल के आ गया। अब कूलाम की डेफिनेशन यहां से क्या हो सकती है, देखिए कूलाम की डेफिनेशन यहां से हो सकती है 1 कूलाम इज दैट चार्ज। एक कूलाम वो चार्ज है, ये है वो 1 कूलाम। ये Q1 को हमने 1 रखा था, Q2 को भी 1 रखा था। तो 1 कूलाम इज दैट चार्ज विच एक्सर्ट्स द फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। जो 9 इंटू 10⁻⁹ यानी 9 गुणा 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाता है किसी दूसरे चार्ज पे। कैसा चार्ज है वो भी 1 कूलाम का चार्ज है। यानी कि एक यूनिट चार्ज जब दूसरे यूनिट 1 को हम यूनिट पे पढ़ते हैं, तो एक यूनिट चार्ज जब दूसरे यूनिट चार्ज पे या 1 कूलाम का चार्ज जब दूसरे 1 कूलाम के चार्ज पे 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो वो चार्ज कितने का होता है 1 कूलाम चार्ज होता है। तो यहां से आप 1 कूलाम की डेफिनेशन को भी बना सकते हैं कूलाम्स लॉ की मदद से। तो ये बहुत सारे फैक्टर इसमें और भी हैं, आप इनको ऐड कर सकते हैं। यहां पे कई बार हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट के साथ कई बार के भी यूज होता है, ठीक है ना। ये के क्यों यूज होता है, एक्चुअली हमने के क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पे हम मोस्ट ऑफ कंडीशंस हम क्या करते हैं, चार्ज को कहां रखते हैं, या तो एयर में रखते हैं और या तो वैक्यूम में रखते हैं, ठीक है। तो एयर और वैक्यूम दोनों के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 1। दिस इज द जो के होता है हमारा यहां पे, जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। वैक्यूम के लिए भी 1 होती है और एयर के लिए भी नियर अबाउट 1 होती है, 1.005 टाइम्स होती है, तो उसको हम 1 कंसीडर करते हैं। तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले में यहां पे के अलग से नहीं लिखा, अदरवाइज हमें यहां पे एक के और लिखना चाहिए था, ठीक है ना। तो लेकिन हमने इस के को क्यों नहीं लिखा, ये के हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि के की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इतना आप समझ चुके होंगे, आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, बस आपको F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और वहां से हमने के रखा और इस के की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली इतना निकाला गया है, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, और इसकी यूनिट यहां से कितनी हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो दिस वाज द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। मैंने आपको जो भी यहां पे समझाया है आप समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों के मैं उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हूं, और जल्दी हम अगले वीडियो के साथ आपके बीच में आएंगे। बस आपका एक ही काम रहेगा, इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करना है, ताकि वो भी अपने घर पर रह करके अभी इस लॉकडाउन के टाइम में अपने सिलेबस को आगे बढ़ा सके, क्योंकि बोर्ड तो अपने ही टाइम पे होगा अगले वर्ष, और पढ़ाई का जो आपका इस समय है, ये समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अपने मित्रों तक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। थैंक यू।